लार्ज कैप फंड को गहराई से समझाने वाली ये सीरीज 4 पार्ट्स में आएगी। हर पार्ट का अपना एक वीडियो होगा। पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि ये फंड होते क्या हैं। इस पार्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि इन स्कीमों में कितना रिस्क होता है और इनमें कितने रिटर्न्स देने का पोटेंशियल होता है। तीसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि इन स्कीमों में क्यों निवेश करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये किन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल हैं। चौथे पार्ट में हम ये देखेंगे कि इन स्कीमों से जुड़ी हुई जरूरी जानकारियां कौन सी हैं और इन्हें कहां से पाया जा सकता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीमों को 5 प्रकारों में बांटा गया है: डेट स्कीम्स, इक्विटी स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स एंड अदर स्कीम्स। एक लार्ज कैप फंड, जिसे एक लार्ज कैप स्कीम भी कहा जाता है, इक्विटी ग्रुप में आने वाली 12 स्कीमों में से एक है। लार्ज कैप फंड में लार्ज कैप शब्द का अर्थ है लार्ज कैपिटलाइजेशन। ये स्कीम मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश करती है। बाजार की भाषा में बड़ी कंपनी को लार्ज कैपिटलाइज कंपनी कहते हैं, इसीलिए इसे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाला फंड यानी लार्ज कैप फंड कहते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को अच्छी तरह समझने के लिए म्यूचुअल फंड्स के रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस को गहराई से समझना जरूरी है। आइए अब देखते हैं सेबी के रेगुलेशंस इस बारे में क्या कहते हैं। किसी भी स्कीम के बारे में समझने के लिए उससे जुड़ी हुई ये 3 बातें जानना बेहद जरूरी है। पहली ये कि वो स्कीम किस कैटेगरी में आती है। हर कैटेगरी की स्कीम के साथ सेबी ने उसके निवेश करने के नियम बनाए हुए हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि इक्विटी ग्रुप के अंदर 12 कैटेगरी की स्कीम्स हो सकती हैं। अगर आप किसी भी एक स्कीम की कैटेगरी जान जाएंगे तो आप उसके निवेश से जुड़े हुए नियमों को तुरंत पहचान लेंगे और आप ये जान पाएंगे कि क्या ये स्कीम वो है जिसमें आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं या नहीं। तो एक लार्ज कैप स्कीम आपको बताएगी इसकी कैटेगरी लार्ज कैप है, लेकिन जाहिर सी बात है कि यह जानकारी आपके लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, स्कीम अपने पैसों को किन किन एसेट क्लासेस में लगाएगी। क्या सारे पैसे इक्विटी में लगाए जाएंगे या सारे डेट में होंगे, या हो सकता है थोड़े थोड़े दोनों एसेट क्लासेस में लगे। कई बार हो सकता है एसेट क्लासेस 2 के बजाय 3 हो। गोल्ड में भी लगाए जा सकते हैं पैसे। कहां लगाए जाएंगे ये बताना जरूरी है। निवेशकों के लिए ये बातें जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पैसे कहां लगने वाले हैं। जिन एसेट्स में ये पैसे लगेंगे उन एसेट से ही इस स्कीम का रिस्क पता चलेगा या उनके रिटर्न देने की पोटेंशियल के बारे में निवेशक जान पाएंगे। एक लार्ज कैप स्कीम अपने पैसों का अधिकांश हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक्स यानी बड़ी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, लेकिन अधिकांश शब्द से यह पता नहीं चलता कि वो अपने टोटल एसेट्स का कितना % इन्वेस्ट करेगी। और ये बात अगले पॉइंट में हम समझेंगे, जिसे कहते हैं स्कीम कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी और बेहद जरूरी बात, ये स्कीम जिन जिन एसेट क्लासेस में पैसा लगाएगी वहां इसे कम से कम कितने पैसे लगाने होंगे। अगर एक लार्ज कैप स्कीम है तो क्या 50% पैसा लार्ज कैप शेयर्स में लगाने से काम हो जाएगा या 60% 80% लगाने होंगे। अगर एक मिड कैप है तो क्या 60% पैसे लगाने से मिड कैप बन जाएगी। एक लार्ज कैप स्कीम अपने टोटल एसेट्स का कम से कम 80% लार्ज कैप स्टॉक्स या बड़ी कंपनी के शेयरों में निवेश करती है। आइए इस बात को और गहराई से समझते हैं। हम ये तो जान गए कि एक लार्ज कैप स्कीम अपने टोटल एसेट्स के 80% पैसों को कहां लगाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि बचे 20% के लिए क्या नियम है। तो यहां 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, वो बचे हुए 20% भी लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स में लगा सकती है। दूसरा, इन बचे हुए पैसों को वो लार्ज कंपनियों को छोड़ के मीडियम साइज या स्मॉल साइज की कंपनियों में लगा सकती है।
तीसरा, ये बचा हुआ पैसा डेट मार्केट्स में लगाया जा सकता है। डेट मार्केट सरल भाषा में उधार का बाजार या ऋण बाजार छोटी बड़ी हर तरह की कंपनियों को, साथ ही साथ सरकार को अपना काम चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। इन पैसों की पूर्ति अक्सर वो उधार लेकर करते हैं। म्यूचुअल फंड सरकार को या इन कंपनियों को उधार दे सकती हैं। जिन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से उधार दिया जाता है उन्हें डेट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी कंपनियां लार्ज कैप होंगी, कौन सी मिड कैप और कौन सी स्मॉल कैप। आइए अब देखते हैं सेबी के रेगुलेशंस इस बारे में क्या कहते हैं। भारतीय शेयर बाजारों में लिस्टेड पहली 100 सबसे बड़ी कंपनियों को लार्ज कैप कंपनी माना जाता है। उसके बाद की 150 कंपनियों को यानी 101 से लेके 250 नंबर वाली कंपनी को मिड कैप कंपनी माना जाता है, यानी मंझोली कंपनी। पहली 250 कंपनियों को छोड़ के बाकी सारी कंपनियां छोटी कंपनियां या स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। सभी म्यूचुअल फंडों के लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की क्लासिफिकेशन में समानता रहनी चाहिए। इसके लिए स्टॉक्स की लिस्ट तैयार की जाती है। इसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया या एम्फी तैयार करता है और ये लिस्ट हर 6 महीने में अपडेट की जाती है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की इस लिस्ट को आप एम्फी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह लिस्ट एक्सेल और पीडीएफ दोनों ही फॉर्मेट में उपलब्ध है। यह एम्फी द्वारा बनाई गई लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की सूची है। इसकी पहली 100 कंपनियां लार्ज कैप हैं। अगर आप दूसरे कॉलम को देखेंगे तो इनमें कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं और आखिरी कॉलम में इनकी क्लासिफिकेशन दी गई है। फिलहाल इस पूरी स्क्रीन पर जितने 35 नाम हमें दिखाई दे रहे हैं वो सारे लार्ज कैप हैं। इन नामों को गहराई से देखने पे आप जानेंगे कि ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों में भारत में अपने कारोबार को स्थापित कर लिया है। एक लार्ज कैप स्कीम अपने निवेशकों के पैसों को कहां लगाती है, ये जानने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप स्कीम के लेटेस्ट पोर्टफोलियो को देखिए। आप देख सकते हैं कि इस स्कीम ने अपना पैसा कई बड़ी कंपनियों में लगाया हुआ है। मिसाल के तौर पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 9.5% का निवेश किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में 6% तक का। इस तरीके से काफी सारी कंपनियों के नाम आप देख सकते हैं। इस पोर्टफोलियो को गहराई से देखने के बाद कई बातें बहुत साफ हो जाती हैं। पहली ये कि अगर कोई निवेशक शेयर बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसे लगाना चाहता है तो उसके लिए उसे लाखों करोड़ों रुपयों की आवश्यकता नहीं है। मात्र 5,000 रुपए से वो एक लार्ज कैप स्कीम को खरीदकर इन सारे शेयरों में अपनी हिस्सेदारी ले सकता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी एक कंपनी में जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लिया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस स्कीम ने सबसे ज्यादा पैसा एचडीएफसी बैंक में लगाया है, लेकिन वो भी 9.5% ही है। किसी भी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा पैसा नहीं लगाया गया है। ये सेबी के नियमों में से एक है और इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। निवेशकों के लिए एक जरूरी बात, एक लार्ज कैप स्कीम को अपने टोटल एसेट्स के 20% तक को लार्ज कैप कंपनियों के अलावा अन्य शेयरों में लगाने की छूट मिली हुई है। ऐसे में निवेशकों के लिए जरूरी हो जाता है कि वो इस बात पे ध्यान दें कि ये पैसे कहाँ लगाए गए हैं। अगर ये पैसे ज्यादा रिस्की एसेट्स में लगाए गए हैं तो ये स्कीम निवेशकों की क्षमता से ज्यादा रिस्क लेने वाली स्कीम बन जाएगी। लार्ज कैप स्कीम के रिस्क और रिटर्न एट्रीब्यूट्स पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आइए आप कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर जानते हैं कि हम इस वीडियो ट्यूटोरियल से कितना सीख पाए हैं। कौन सी कंपनियां लार्ज कैप कहलाती हैं? वो कंपनियां जिनकी मार्केट कैप 500 करोड़ से ज्यादा है। वो कंपनियां जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पहली 100 बड़ी कंपनियां, बीएसई 500 इंडेक्स में आने वाली सभी कंपनियां। एक लार्ज कैप फंड को अपने एसेट्स का कम से कम कितना प्रतिशत लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करना होता है? 65%, 80%, 100%, जितना चाहे उतना। म्यूचुअल फंड्स के उपयोग के लिए लार्ज कैप स्टॉक्स की लिस्ट को कौन तैयार करता है?
आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एम्फी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अगर आपके उत्तर गलत हैं तो वीडियो को दोबारा देखें और पुनः प्रयास करें।